अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम हमेशा की तरह आपके लिए ले आए हैं सिलसिला नॉवल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 30, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। अस्वी को जेल में पूरे प्रोटोकॉल से रखा गया था और ये सब RK की वजह से था। उसकी अदालत में पहुंचने से कबल ही जज से लेकर हर दूसरे बंदे को खरीद लिया गया था। अब लोगों की नज़रों में असफंद कमाल नहीं था, बल्कि RK का भाई AK इब्राहिम खान था। इतने बड़े माफिया मैन का, जिस पे अब तक बहुत केसेस फाइलों में बंद पड़े थे, जो अदालत तक पहुंचने से कबल ही ख़त्म करवा दिए जाते, आज उसका एक मामूली से कत्ल केस में पेश होना लोगों के लिए हैरत की बात थी कि खुद को सामने क्यों ला रहा है, जबकि इस केस में वो अपने किसी बंदे से भी तो मर्डर करवा सकता था और कर ही लिया था, तो पहले की तरह किसी और को पेश किया जा सकता था। इसकी भी एक बड़ी वजह थी, ये खेल भी RK का ही रचाया हुआ था। वो अस्फी को अपने भाई के तौर पर मुतारफ़ करवा कर इसलिए पेश करना चाहता था ताकि मीडिया के ज़रिए हर जगह ये बात फैल जाएगी कि वो RK, जिससे लेकर अब तक बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि या तो वो मर गया है या फिर किसी दूसरे मुल्क फरार हो चुका है, अब सब जान जाएंगे कि वो एक बार फिर से वापस आ चुका है। वो कहीं नहीं गया था, बल्कि यहीं था। अस्फी की अदालत में पेश होते ही कुछ लोग इस गैंगस्टर को देखने के मुश्ताक थे, तो कुछ अजीब नज़रों से उसे तके जा रहे थे, जिसके चेहरे पर पछतावे की जगह एक मुस्कुराहट थी। इसकी एक वजह RK था, जिसने इसे ऐसा करने के लिए कहा था, और दूसरी वजह ये कि गद्दारी करने वालों का अंजाम यही होता है, जो साइम का हुआ। और अस्फी को ये सब करने के बाद कोई पछतावा नहीं। उसे कटहरे में खड़ा करते ही कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अस्फी की तरफ से बालाज और सफ़ीर मामू मौजूद थे। बाकी फैमिली को उसे यहाँ आने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ साइम की तरफ से उसकी बहन, अंकल और उनका बेटा मौजूद था। तो मिस्टर असफंद कमाल, क्या आपने ही अपने दोस्त साइम दुर्रानी का खून किया है? प्रोसिक्यूटर ने उससे पहला सवाल दागा। जी। अस्फी को कटहरे में खड़ा करने के बाद जैसे ही इस कत्ल के बाबत पूछा गया, तो उसने बिना वक्त ज़ाये के अपने जुर्म का इकरार कर लिया था। लेकिन क्यों? इस कत्ल की क्या वजह है? क्या आप अदालत को बताना पसंद करेंगे कि साइम दुर्रानी, जो कि माजी में आपका बेहतरीन दोस्त रह चुका था, आपने क्यों उसकी जान ली? इकरार के बाद दूसरा सवाल किया गया। सॉरी, मैं नहीं बता सकता, बस कुछ ज़ाती मामलात की वजह से मुझे कदम उठाना पड़ा। अस्फी भरी अदालत में अपनी बीवी के बारे में बात नहीं करना चाहता था कि जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, आप कमरे अदालत में खड़े हैं। आपने एक शख्स का कत्ल किया है जिसके बारे में आपको सब कुछ बताना होगा। यहाँ अब कुछ भी ज़ाती नहीं रहा। उसने अस्फी से असल बात उगलवाने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ये मेरे मौक्कल पर बेजा दबाव डाल रहे हैं, जबकि वो अपने जुर्म का इकरार कर चुके हैं। फिर इस किस्म के सवाल किस लिए? अस्फी का वकील भी फौरन से ही उठ खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, जुर्म का इकरार तो ये कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने ये जुर्म क्यों किया ये जानना भी तो ज़रूरी है। जज साहब को भी फ़ोन पर धमकाया जा चुका था, जब भी उन्होंने केस को गहराई से सुनने समझने की बजाय प्रोसिक्यूटर को खामोश करवा दिया था, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि इस केस को ना तो लंबा खींचना है, ना ही फजूल सवाल जवाब होंगे, बल्कि पहली पेशी में ही एक को बरी कर दिया जाए। जज साहब ने उसकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए ये कहकर उसे खामोश करवा दिया कि वो फजूल सवाल जवाब करके अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। अस्फी का भरम रह गया था। ये सब RK की वजह से ही हो रहा था, इतना तो वो भी जानता था, वरना तो साइम के वकील ने पूरी कोशिश की थी कि वो सबके सामने बताए कि उसने ही कदम अपनी बीवी की वजह से उठाया है, मगर उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी, क्योंकि जज साहब ने उसे खामोश करवा दिया था। अस्फी के इकरार के साथ ही वो एविडेंस पेश किए गए जो RK ने माफ़ीनामे के तौर पर साइम से एक वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड करवा लिए थे, और साथ ही उसने तहरीरी तौर पर भी लिख दिया था कि वो अस्फी को अपना खून माफ़ करता है।
اس کے علاوہ وہاں موجود آر کے ہی لوگوں نے گواہی دی کہ یہ بیان اس شخص نے ہمارے سامنے مرنے سے پہلے ریکارڈ کروایا تھا۔ اس سب معاملے میں سائم کی بہن، جو اس واقعے کی کسی حد تک چشم دید گواہ تھی، وہ بھی خاموش رہی کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی اس روز رائے وقوعہ پر موجود تھی۔ وجہ ان لوگوں کی طاقت کا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ دوسرا اسفی کا احسان تھا کہ اس نے اسے اس دلدل سے نکالا تھا، ورنہ جانے وہ کہاں ہوتی۔ یہی بات اس کی زبان بند کیے ہوئے تھی، ورنہ تو وہ بھی سائم کی وجہ سے سخت اذیت میں مبتلا تھی کہ اس کا جوان بھائی اس کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ جی پروسیکیوٹر مسٹر جلال، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج صاحب نے اسفی کی طرف سے تمام ثبوتوں کو قلم بند کیے جانے کے بعد پروسیکیوٹر سے سوال کیا تاکہ کیس کی سماعت کی جا سکے، لیکن پروسیکیوٹر نے اسفی کو سزا دلوانے کے لیے اس ویڈیو اور تحریری ثبوت کو فیک قرار دیا کہ یہ سب اسفی کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب فیک ہے۔ اسفی اپنے جرم کا اقرار کر چکا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ اسفی کو کڑی سزا سنائی جائے، جو کم از کم پھانسی یا سزائے موت سے کم نہ ہو۔ ان ثبوتوں کی جانچ پڑتال کے لیے سماعت 2 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ ایسا محض عدالت کا وقار برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا، ورنہ وہ پہلے ہی اسے بری کر دیتے۔ دوسری طرف مینو، کشف اور آبدہ کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ پہلے بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور اب بیٹے نے بھی ایک کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، جبکہ ناہید کی زبان 2 دھاری تلوار کی طرح تیزی دکھانے سے باز نہیں آئی تھی۔ آج وہ اسفی کو بھی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا موانی، ہم یہاں کی اس پریشانی میں بیٹھے ہیں، آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے اس بات کا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو تو بس زبان کا زہر اگلنا آتا ہے۔ لیکن خبردار، جو میرے شوہر کے بارے میں آپ نے ایک لفظ بھی کہا، میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی اور بھول جاؤں گی کہ آپ بڑی اور قابل عزت ہیں۔ وہ بے قصور ہیں، میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر آپ کوئی ہمدردی کا جملہ نہیں بول سکتی تو بہتر ہوگا کہ اوپر جا کر آرام کریں۔ مینو تو گویا بھڑک ہی اٹھی تھی اور ان کی زبان بند کروا گئی تھی۔ وہ بھی سر جھٹکتی اٹھیں اور غصے سے پیر پٹکتے اپنے پورشن کی طرف قدم بڑھا گئیں۔ وقفے کے بعد پھر سے کارروائی شروع کی گئی اور تحریری سند اور اس پر کیے گئے اس کے دستخط کو سائم کے وکیل اور اس کی بہن نے درست مان لیا تھا، اور اس ویڈیو کی بھی تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ فیک نہیں ہے۔ تمام ایویڈنس کے بعد عدالت اس فیصلے پر پہنچی کہ سائم نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ اپنے دوست کو معاف کرتا ہے، لہٰذا اسفند کمال کو جرم ثابت ہونے کے باوجود اس ایویڈنس کی بنیاد پر باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اسفی بالاج اور ماموں کے ساتھ گھر لوٹا تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ سب نے ہی اس سے قتل کی وجہ پوچھی، لیکن وہ زبان پر تالے ڈالے بیٹھا رہا۔ یہ بات وہاں بیٹھا بالاج، مینو اور کشف کے علاوہ کسی حد تک نینا بھی جانتی تھی، لیکن بڑے اس سے سوال کرنا تھے جس کا اس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا، اور یہی کہا کہ سائم کسی لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہا تھا۔ ایک دوست کے ناطے میں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ سب غلط ہے، وہ میری بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ آپس میں لڑائی ہونے لگی اور غصے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے اس پہ اسی کے پسٹل سے فائر کر دیا۔ اسفی نے مینو پر نگاہ کرتے ہی تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ماما اور ماموں کے سوالوں کا جواب مختصر سی کہانی میں دے ڈالا تھا۔ بچے، تمہیں پرائی آگ میں کودنے کی کیا پڑی تھی؟ تمہارا فرض تھا سمجھانا، سمجھا دیا، بس بات ختم۔ الجھنے کی تجھے بھلا کیا پڑی تھی؟ ایسے کہ ایک انسان کا خون ہی اپنے سر لے لیا۔ ابھی شکر خدا کہ تم بری ہو گئے بیٹا، ورنہ ہمارا کیا ہوتا؟ ہم تینوں عورتیں تو جیتے جی مر جاتی نا۔ آبدہ نے اس کی بات سنی تو محبت سے ڈپٹنے لگی کہ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی، پھر وہ کیسے خاموش بیٹھتا؟ دن گزرنے لگے تھے۔ اسفی اب ان کاموں میں پڑ چکا تھا جن سے وہ پہلے صاف انکار کر چکا تھا۔ آر کے نے اس کی شایان شان اس کی رہائش کا بھی ایک بہترین بنگلے میں بندوبست کر دیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر وہاں شفٹ ہو جائے۔ وہاں نوکر چاکر حتیٰ کہ ہر سہولت موجود ہوگی، لیکن فی الحال اسفی نے اسے منع کر دیا تھا۔ مینو اب فرما بردار بیوی کی طرح اس کے کام کرنے لگی تھی، اس کے آگے پیچھے رہنے لگی تھی، اس کی خاطر کوکنگ بھی سیکھنے لگی تھی کہ شاید سب پھر سے پہلے کی طرح ہو جائے، لیکن سب کچھ اتنی جلدی اتنی آسانی سے نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسفی اس کی وجہ سے کن دھندوں میں پڑ چکا ہے، کیونکہ وہ ہر بار اس کے پوچھنے پر ٹال دیتا۔
शादी में अब 4 दिन ही बचे थे, इसलिए सफीर साहब की पूरी फैमिली और आबदा शादी के लिए फैसलाबाद रवाना हो गए थे, जबकि मीनू, असफी और कश्यप घर पर ही रुके थे। उनके जाने के बाद अगले रोज ही कश्यप की तबीयत नासाज सी हुई, जो कि 1-2 रोज से ही थी, लेकिन वो इग्नोर करती जा रही थी। पहले तो सिर्फ जी ही मतला रहा था, लेकिन आज जब उसे वोमिटिंग स्टार्ट हुई, तो उसकी दोस्त अनीला, जिसे उसने अपनी किडनैपिंग से लेकर शादी तक की सारी कहानी सुना रखी थी, उसे भी कश्यप की तबीयत से तशवीश लाहक हुई कि कहीं कोई और मामला तो नहीं है। जब भी कश्यप ने बालाज को कॉल करके यूनिवर्सिटी आने से मना कर दिया था कि वो उसे लेने मत आए। बालाज तो पहले से वहां पहुंचा हुआ था और वो ये बात कश्यप को बताने ही वाला था कि कश्यप ने जल्दी में अपनी बात करके कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी थी। कश्यप और उसकी दोस्त ऑटो लेकर वहां से निकली, तो बालाज, जो कश्यप को कॉल बैक करके अपनी आमद की इत्तला देने ही वाला था, कि उस पर नजर पड़ते ही उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था और खामोशी से उन्हें फॉलो करने लगा। ऑटो एक हॉस्पिटल के बाहर रुका तो बालाज की उलझन बढ़ गई। उन दोनों के हॉस्पिटल में दाखिल होते ही वो भी सिर से गाड़ी से निकलकर हॉस्पिटल की एंट्रेंस की जानिब कदम बढ़ा गया। अब भी वो उसे कुछ फासले से फॉलो करता जा रहा था। जब कश्यप एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरजाना के रूम में दाखिल हुई, तो कुछ देर तक तो वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर सोचता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी अंदर दाखिल हो चुका था। कश्यप की दरवाजे की जानिब पुश थी। डॉक्टर, मैं ये बेबी अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप ये रखें और मेरा अबॉर्शन कर लें। कश्यप ने बैग से अपना वॉलेट निकाला और उसकी अंदरूनी पॉकेट से बालाज का दिया हुआ मुंह दिखाई का तोहफा, वो अंगूठी निकाल कर उसके सामने रखते हुए कहा। बालाज जब अंदर दाखिल हुआ तो कश्यप के ये जुमले उसके कानों में पड़े। वो डॉक्टर को कायल करने की कोशिश में थी। डॉक्टर भी अच्छी थी जो उसे मना कर चुकी थी, वरना कोई और होती तो पैसों के लालच में फौरन से ही हामी भर लेती। मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने अब कश्यप को जवाब देने की बजाय सामने खड़े मर्द से सवाल किया। ये मेरी बीवी है, मैं इसी के साथ हूँ। बालाज की इस बात पर बेसाख्ता ही कश्यप ने मुड़कर फटी फटी आंखों से उसे देखा कि अब वो यहाँ भी पहुंच चुका था। उसकी दोस्त की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, जो कश्यप की वजह से परेशान हो रही थी कि जाने अब क्या होगा। बालाज आगे बढ़ा और कश्यप को कलाई से दबोचे हुए बाहर की सिमत कदम बढ़ाने लगा। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, कश्यप ने एहतजाज किया मगर बेसुध। वो उसे लिए हुए बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर ने वो अंगूठी उठाकर कश्यप की दोस्त को दे दी थी। वो भी उड़ी हुई रंगत के साथ वहां से उठकर बाहर निकल आई। बैठो गाड़ी में। बालाज ने गाड़ी के करीब पहुंचे ही उसे हुक्म दिया था। नहीं बैठूंगी, मुझे नहीं जाना आपके साथ, बस बहुत हो गया। कश्यप ने भी पलट कर गुस्से से जवाब दिया था। कश्यप, ये तुम्हारी रिंग। इतने में उसकी दोस्त भी वहां पहुंच चुकी थी, जिसने कश्यप की रिंग उसकी तरफ बढ़ाई। फेंक दो इसे, मुझे नहीं चाहिए, कश्यप ने गुस्से के आलम में रिंग लेने से इनकार करते हुए कहा। बालाज ने अनीला के हाथ से रिंग ले ली थी और वो बेबसी से कश्यप को एक नज़र देखकर ऑटो लेती वहां से जा चुकी थी। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो, तमाशा मत बनाओ कश्यप, बालाज फंकारा। मैं भी कह चुकी हूँ कि नहीं बैठूंगी, और अगर ज़्यादा तंग किया तो अब मैं असली भाई को कॉल करूंगी। जब आपकी बहन अपने भाई को मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मेरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है, तो मैं क्यों ना अपने भाई को हकीकत बताऊं। अब तक मैं चुप थी तो सिर्फ मामा की वजह से, कि वो बीमार रहती हैं। अपने भांजे के कारनामे सुनकर जाने सह पाएंगी या नहीं, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो आज मैं असली भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि आप दोनों बहन भाइयों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कश्यप ने भी तन के जवाब दिया था। बर्बाद की है तो संवारूंगा भी मैं। बालाज ने जबरदस्ती दरवाजे खोले, उसे बाजू से पकड़े हुए अंदर बिठाया और खुद भी दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कि अपनी रिंग पकड़ो। बालाज ने उसकी हथेली पकड़कर उस पर रिंग रखी, जो कश्यप ने अगले ही लम्हे अपने पैरों की तरफ उछाल दी थी। कश्यप, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? बालाज ने उसकी इस हरकत पर गुस्से से उसे घूरा। मेरा मसला यह है कि मैं नफरत करती हूँ आपसे, सो आप दूर रहें मुझसे। कश्यप ने अब उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था, और ये बात बालाज को बिल्कुल नहीं भाई थी। जब भी वो गुस्से से गाड़ी स्टार्ट करता अपने बंगले की तरफ ले गया। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? घर जाना है मुझे, वरना। कश्यप ने उसके बंगले में गाड़ी दाखिल होते देखकर गुस्से का इजहार किया, जो पहले रास्ते में भी महव एहतजाज रही कि वो कश्यप को उसके घर पर ही छोड़े, मगर बालाज ने ना तो उसकी पहले सुनी और अभी भी उसकी बात काट दी थी। अब यही तुम्हारा घर है। सीट बेल्ट उतार कर बालाज गाड़ी से उतरते ही उसकी तरफ आ चुका था, जो दरवाज़ा खोले खड़ा अब उसके नीचे उतरने के लिए मुंतज़िर था। नहीं है ये मेरा घर,
मैं भी एसपी भाई को कॉल करती हूँ। बालाज की बात पर वो चीखी थी और अपने बैग से मोबाइल निकाला ही था जो बालाज ने उसके हाथ से छीन लिया। पागल मत बनो और चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। बालाज उसे फिर से जबरदस्ती अंदर खींच रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला खुद से लेने की? हाँ, मेरी इजाजत के बगैर तुम ये कैसे कर सकती हो? बालाज ने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद किया और हॉस्पिटल वाली बात के बाबत उस पर चीखा। आपने जो कुछ मेरे साथ किया था, क्या उसमें मेरी मर्जी और रजा शामिल थी? हाँ, बोलिए ना आप। सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ था। अब आप अपनी मर्जी चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वैसे भी मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक मेरा था ना, जो आपने मुझसे छीन लिया। क्या मैं इंसान नहीं थी या मेरी फीलिंग्स नहीं थी? आपने अपनी मर्जी से शादी भी रचा ली और फिर मुझ पर टूट भी पड़े। एक बार भी आपने मुझसे मेरी रजा पूछी नहीं ना? तो मेरी भी जो दिन में आएगा मैं वही करूंगी। आप क्या चाहते हैं कि एक बार फिर से अपने किरदार को सबकी नज़र में मुझको बना लूं? आई एम सॉरी टू यू, आई एम सॉरी टू से मिस्टर बालाज, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत। कश्यप भी शिद्दत कर्ब से चीखी थी कि आज फिर से वो उस पर धोस जमाने लगा था। कश्यप की क्या कह रही हो तुम? कह दो कि ये सब झूठ है। बालाज उसकी बातें सुनकर लड़खड़ा ही तो गया था और बेयकीनी से उसे तके जा रहा था क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में कश्यप का जो रवैया बालाज के साथ रहा वो उसे खुशफहमी में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था कि कश्यप को उससे मोहब्बत होने लगी है। यही सब सच है मिस्टर बालाज। आपको क्या लगा था कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, जो मैं इतने अच्छे से पेश आ रही हूँ और मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ? तो वो सब नज़र का धोखा था। आपको एतबार में लाकर वैसे ही पटखाना चाहती थी जैसे आपने मेरी हंसी बस्ती और मासूम ज़िंदगी में नकब लगाकर मेरी मासूमियत को एक गलत फहमी की बुनियाद पर रोल दिया। मुझे तकलीफ से गुजारा, जैसी अज़ियत से आपने मुझे गुजारा इससे आपको भी गुजारना चाहती थी। बस इसीलिए ये सब कुछ किया। नहीं रखना मुझे आपसे कोई भी ताल्लुक और ना ही आप मुझसे ज़बरदस्ती की धौंस जमा सकते हैं। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं अबॉर्ट करवा दूंगी क्योंकि मुझे अभी पढ़ना है। कश्यप ने अपनी बातों से वाज़ेह किया कि अब तक जो वो अच्छे से उससे पेश आ रही थी वो महज इंतकामी कार्रवाई के लिए एक ढोंग था, वरना तो वो उससे नफरत करती है। तो सुन लो फिर, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यहीं रहोगी। बालाश पहले तो बेयकीनी की हालत में उसे देखता रहा और फिर जैसे ही हवासों में लौटा तो उस पर फिर से धौंस जमाने लगा। अपना ये शौक भी पूरा कर लें, देखती हूँ कब तक यहाँ रख पाएंगे मुझे। कश्यप ने भी गुस्से से जवाब दिया और रुख मोड़ गई, जबकि बालाज बाहर निकला और दरवाजे से टेक लगाए अभी भी बेयकीनी की हालत में खड़ा तकलीफ में था और सोच रहा था कि काश उसने जो कुछ सुना है झूठ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। कश्यप के बदले हुए तेवर देखकर उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।